हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और एमपी पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों की 1000 क्वेश्चनों की एमसीक्यूज़ की सीरीज़। तो ये दोस्तों हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हमने टारगेट रखा है 1 जनवरी और हर एक प्रश्न का हम डिटेल में उत्तर यहाँ जानेंगे। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जनरल साइंस टॉप 1000 MCQs पार्ट 2 करने वाले हैं हम इसमें। हमारे चैनल का नाम है ढाका डिफेंस एग्ज़ाम। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। मेरा नाम है पंकज। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रीन मफलर क्या है? तो दोस्तों ग्रीन मफलर क्या है? ऑप्शन ए ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण को कम करने की तकनीक, ऑप्शन सी जल प्रदूषण को कम करने की तकनीक। तो दोस्तों या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ग्रीन मफलर है वो ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक है। ग्रीन मफलर आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास या सड़कों, औद्योगिक क्षेत्रों, राजमार्गों के पास, सोसाइटी आदि जैसे शोर स्थानों को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है। मतलब जो ज़्यादा आबादी, घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं या जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र मतलब जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर यह तकनीक का हम यूज़ करते हैं। इस तकनीक का नाम क्या है? ग्रीन मफलर। दूसरा पॉइंट, घने पेड़ बाधा डालते हैं और ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। तो दोस्तों जहाँ भी घने पेड़ होंगे वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपको ध्वनि प्रदूषण से आपका बचाव कर रहे होंगे। तीसरा पॉइंट अपना है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए घर या निवासी इलाकों के पास अशोक और नीम के पौधे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों अशोक का पौधा जो होता है, अशोक का वृक्ष और नीम का वृक्ष, तो दोनों ही पौधे हमें ध्वनि प्रदूषण से बचाव करने में मदद करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेब के बीज में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों सेब के बीज में एमिग्डालिन, बी लोहा, सी मैग्नीज या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सेब के बीज में जो तत्व पाया जाता है उसे बोलते हैं एमिग्डालिन। ठीक है दोस्तों, एमिग्डालिन होता है तत्व जो सेब के बीज में पाया जाता है। यह तत्व मनुष्य के पाचन एंजाइम के साथ संपर्क में आता है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनके साथ संपर्क में आता है तो यह साइनाइड रिलीज करना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, एमिग्डालिन में शुगर और साइनाइड होता है जो शरीर में प्रवेश करने पर हाइड्रोजन साइनाइड में परिवर्तित हो जाता है। इसके कारण मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों एमिग्डालिन जो है, एमिग्डालिन में शुगर और साइनाइड होता है जो शरीर में प्रवेश करने पर हाइड्रोजन साइनाइड में परिवर्तित हो जाता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा विषैला पदार्थ होता है, तो इसके कारण लोगों की, इंसान की मौत भी हो सकती है, मनुष्य की मौत भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैड काउ डिसीज़ क्या है या मैड काउ डिसीज़ का क्या कारण है? तो दोस्तों मैड काउ डिसीज़ का कारण क्या है? जीवाणु है, वायरस है या प्रियन है या नन ऑफ दीज है? तो दोस्तों इसका कारण है प्रियन। ठीक है दोस्तों, प्रियन। मैड काउ डिसीज़ एक ऐसी बीमारी है जो सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। यह बीमारी पशुओं के दिमाग को प्रभावित करती है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके कारण यह बीमारी होती है। बीमारी पशुओं के दिमाग को प्रभावित करती है। दिमाग से आप समझ सकते हैं, दिमाग को प्रभावित कर सकती है। यह इन्फेक्शन के कारण, मतलब यह या इस इन्फेक्शन के कारण दिमाग में छोटे छोटे छेद होने लगते हैं जिससे दिमाग एक स्पंज की तरह लगने लगता है। इन चीज़ों के कारण दिमाग धीरे धीरे खराब होने लगता है। आपने देखा होगा, कुत्ते वगैरह को देखा होगा, बहुत सारे कुत्ते ऐसे होते हैं जो डॉग्स होते हैं, तो उनके आपने देखा होगा सिर पे काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की बीमारी थी। आपने देखा होगा, आपने आसपास के जो कुत्ते होंगे उनको देखा होगा, जो डॉग्स होंगे उनमें मतलब ये बीमारी पाई जाती है। मैड काउ डिसीज़ को क्रूट्सफेल्ड जैकब रोग भी कहते हैं।
क्रूट्सफेल्ड जैकब डिसीज़ भी कहा जाता है। तो मैड काउ डिसीज़ का नाम ये भी है। ये क्या करती है, इसमें होता क्या है, सूक्ष्म जीवों के कारण जो दिमाग होता है उसमें एक स्पंज की तरह एक स्पंज बन जाता है, मतलब स्पंज की तरह इन्फेक्शन के कारण एक स्पंज की तरह लगने लगता है। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों के कारण दिमाग धीरे धीरे खराब होने लगता है। दिमाग से जुड़ी एक बीमारी भी होती है, अल्जाइमर होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी एस.पी.एल. सोरेनसन, सी विलियम रॉन्जन और डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आविष्कार किया था एस.पी.एल. सोरेनसन। रॉन्जन का तो आपने सुना ही होगा, रॉन्जन सर ने क्या किया था, रॉन्जन सर ने एक्सरे की खोज की थी। एस.पी.एल. सोरेनसन। तो दोस्तों पीएच स्केल में जो पीएच का मतलब होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल या पावर। पी का मतलब होता है पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो दोस्तों पीएच स्केल एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता मतलब एसिडिटी या एल्कलिनिटी को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों पीएच स्केल में होता क्या है, 1 से लेके 14 तक 14 तक के अंक होते हैं, जिनमें से मतलब जो 7 से नीचे होते हैं वो होते हैं एसिड होते हैं, और 7 से ऊपर जो होते हैं वो होते हैं बेस। 7 से ऊपर जो होते हैं वो बेस होते हैं। जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन प्लस आयंस देते हैं, और जो बेस होते हैं वो देते हैं OH नेगेटिव आयंस, OH ऋण आयंस। तो ठीक है दोस्तों, एसिड बेस और जो 7 बिल्कुल 7 पर होते हैं उन्हें बोलते हैं लवण यानी कि सॉल्ट। तो दोस्तों एसिड और बेस मिलकर ही सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो दोस्तों मलेरिया, पायरिया, पेचिस या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो ये सभी बीमारियां जो होती हैं वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। प्रोटोजोआ एक परजीवी होता है, उसके कारण यह बीमारियां होती हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, ये 5 प्रकार के रोग जो होते हैं वो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। इसका ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं, पापा काम पे सोते हैं। तो दोस्तों पापा काम पे सोते हैं, पापा से हो गया पायरिया, का से हो गया कालाजार, माँ से हो गया मलेरिया, पा से हो गया पेचिस, पा यानी कि पे से हो गया पेचिस, सोते हैं यानी कि सोने की बीमारी। तो ये आप सामान्यतः इसको याद कर सकते हैं, बेसिकली आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, तो ये आपके लिए आसान होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसकी ट्रिक याद रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रिक है। पापा काम पे सोते हैं, सभी के पापा काम पे सोते होंगे अगर उनको टाइम मिलता होगा, अगर ड्यूटी पे जो नाइट शिफ्ट करते होंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां का नाम क्या है? तो दोस्तों मानव पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्रंथियां यूज़फुल होती हैं उनमें से कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? तो दोस्तों ए लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, या बी लार ग्रंथियां या अग्नाशय, सी लार ग्रंथियां और अग्नाशय, या डी यकृत और अग्नाशय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यकृत, लार ग्रंथियां और अग्नाशय। यकृत, लार ग्रंथियां और अग्नाशय। ठीक है दोस्तों, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय मानव पाचन तंत्र में यह सहायक होती हैं। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं। इनको तोड़ने का काम कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम्स के द्वारा इसको मतलब जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, पाचन की जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है वो मुख से हो जाती है, और ये कहाँ तक चलती है? गुदा तक यानी कि एनस तक चलती है। तो दोस्तों जो मुख में अंतर्ग्रहण होता है भोजन का से लेकर मल त्याग तक एनस के थ्रू होता है। तो ये सारा ही हमारा पाचन क्रिया यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो दोस्तों ये हमें पता करना है किसका हिस्सा है। तो ये आप सेरेबेलम, मेडुला और पॉन्स, ये सामान्यतः आप समझ सकते हैं
दिमाग का हिस्सा है, यानी कि ब्रेन का हिस्सा है। तो ब्रेन का हिस्सा है, तो ब्रेन के कौन से भाग का है? तो दोस्तों पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला निम्न में से किसका हिस्सा है? तो दोस्तों यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, या ब्रेन का हिस्सा है, ब्रेन के मतलब मध्य मस्तिष्क का, मिड ब्रेन का हिस्सा है, या पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है? तो दोस्तों यह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। यह मस्तिष्क का पिछला भाग है। यह अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम एवं मेडुला ओब्लंगेटा बोलते हैं इसे इंग्लिश में, या हिंदी में भी इसे मेडुला ओब्लंगेटा ही बोलते हैं। तो यह तीनों जो हैं वह किसका हिस्सा है? मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क मस्तिष्क में आप देखेंगे यह मुद्रा, पोस्चर, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति इत्यादि का नियंत्रण करता है। तो यह इन सब चीज़ों का नियंत्रण करता है। पोस्चर का समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों आदि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाए रखना, बॉडी का संतुलन बनाए रखना। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। तो दोस्तों यह क्या कार्य करता है? ऐच्छिक जो पेशियां होती हैं उनके संकुचन पर नियंत्रण का कार्य भी यह करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मेडुला ओब्लंगेटा की। यह एक बेलनाकार रचना होती है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है मेडुला ओब्लंगेटा। यह कैसी बेलनाकार रचना होती है? सी पॉइंट पे जाएंगे। यह श्वसन रेस्पिरेशन को भी नियंत्रण करता है। तो यह रेस्पिरेशन जो अपने बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, या मतलब उपयोगी है। डी पॉइंट पे जाएंगे। मेडुला में हृदय, उल्टी और बासमीटर केंद्र होते हैं, और हृदय गति और रक्तचाप में स्वायत्त कार्यों से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों मेडुला में हृदय, उल्टी और बास मोटर केंद्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह क्या करते हैं? हृदय गति और रक्तचाप के स्वायत्त कार्यों से संबंधित होते हैं। स्वायत्त मतलब जो अपने आप कार्य होते हैं उनसे संबंधित होते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो दोस्तों ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होती है, उसका अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका अंतिम पायरुविक अम्ल, बी O2 अम्ल, O2 अम्ल नहीं सॉरी, पायरुविक अम्ल O2 और सी CO2, या फिर डी ग्लूकोज। तो दोस्तों इसका आंसर है पायरुविक अम्ल। ठीक है दोस्तों, पायरुविक अम्ल इसका आंसर है। ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइको अपघटन श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव में होती है। श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कहाँ होती है? कोशिका द्रव में होती है, यानी कि जो कोशिका द्रव होता है उसके अंदर यह ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, इस क्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। तो दोस्तों ग्लूकोज के जो एक अणु से कितने अणु बनते हैं? पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। तो कुछ एनर्जी मतलब एटीपी जो एनर्जी होती है वो भी इससे निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें आवर्तों की संख्या कितनी है? A7, B8, C9 या D11? तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या है 7, और जो पुरानी जो आवर्त सारणी है, जो मेंडलीव सर की आवर्त सारणी थी, उसमें कितनी थी? 8 संख्या थी आवर्तों की। ठीक है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में क्या करा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम है, तो यह सबसे ऊपर है, अतः हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है।
आधुनिक आवास सारणी में 18 उधर्भ स्तंभ हैं जिसे ग्रुप कहा जाता है, यानी कि टोटल 18 ग्रुप हैं। आधुनिक आवास सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, यानी कि पीरियड हैं, या फिर आवर्त भी कहा जाता है इनको। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन से मतलब पहले अपन ये देख लेते हैं आवर्त सारणी के बारे में। तो आवर्त सारणी जो हमारे सामने दी रखी है, मैंने आपको उस दिन गाना भी एक बताया था, तो उस गाने को एक बार और दोहरा लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें 20 तक के आपको परमाणु क्रमांक आपको याद हो जाएंगे। तो आप इस गाने को 2-3 बार दोहराएं, इससे आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आवर्त सारणी के बारे में 2-3 चीज़ें और जान लेते हैं। ये जो फर्स्ट आवर्त है, फर्स्ट ग्रुप बोल सकते हैं इसको, ग्रुप आवर्त नहीं। आवर्त तो 7 ही हैं, और ग्रुप जो है उसमें क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल्स। ठीक है दोस्तों, इन्हें क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल्स। और जो सेकंड ग्रुप के मेटल्स हैं उन्हें बोला जाता है एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है दोस्तों, हमने पूरे इसको 3-4 ब्लॉकों में बांट रखा है, पूरी आवर्त सारणी को, SPDF। ठीक है दोस्तों, SPDF। ये जो 18वां ग्रुप है इसको हम बोलते हैं आक्रिय गैसों का समूह। ठीक है दोस्तों, 17वां जो है उन्हें बोलते हैं हेलोजन्स। जो 16वां है उन्हें बोलते हैं अपन चैल्कोजन्स। ठीक है दोस्तों, और जो 15वां है उन्हें बोलते हैं निकोजन्स। तो ये हमारे आवर्त सारणी से जुड़े कुछ मतलब तथ्य थे, और ये सारे हमारे तत्व हैं। टोटल 118 तत्व पाए जाते हैं हमारी आवर्त सारणी में, और हाल ही में खोजा गया तत्व है यूरेनियम। ठीक है दोस्तों, आवर्त सारणी के ऊपर वैसे तो देखा जाए बहुत लंबी क्लास जा सकती है, लेकिन हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले जाएंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रक्त संचार या रक्त परिसंचरण को किसने खोजा? तो दोस्तों, रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को किसने खोजा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ए वोल्टेयर, बी विलियम हार्वे, सी लैंगरहैंस, या डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की। ठीक है दोस्तों, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की। ठीक है दोस्तों, मनुष्य और अन्य पशुओं का परिसंचरण तंत्र अंगों का वह तंत्र होता है जो शरीर के भीतर सामग्रियों के परिवहन का जिम्मेदार होता है। जो शरीर के अंदर मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या फिर कोई भी जो विटामिन्स होते हैं, उनका परिसंचरण जो होता है, परिवहन होता है, वो कौन करता है? जो मतलब परिवहन होता है वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से होता है। इसमें हृदय, धमनियाँ, नसें, कोशिकाएं और रक्त इसके जो हैं पार्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ब्लड सर्कुलेशन में इनमें से कौन कौन से चीज़ों का योगदान है, कौन कौन से पार्ट्स में सहायक होते हैं? तो हृदय होता है, धमनियाँ होती हैं, नसें होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, और रक्त भी होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन का एक ये पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट वेस्ट क्या है? तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं, मानव शरीर के द्वारा प्रमुख अपशिष्ट जो है वो क्या है? यूरिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको आपके शरीर से अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट की तरह इनको बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिया जो होता है उसको बाथरूम के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपन श्वसन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो ये दोनों ही इसके आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले हम इसके बारे में और जान लेते हैं। यूरिया का जो सूत्र है वो क्या है? CH4N2O। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, व्यापारिक कॉर्क किसे कहते हैं? किससे प्राप्त होती है? व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कॉर्क कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम।
तो इसका जाइलम फ्लोएम आप ज़्यादा मतलब जो होते हैं ये पादप टिश्यू होते हैं, टिश्यू टिश्यू कह सकते हैं या पादप हार्मोन कहते हैं शायद इनको, पादप हार्मोन होते हैं ये, नन ऑफ दीज। पादप टिश्यू होते हैं, सॉरी पादप टिश्यू, हार्मोन नहीं होते। हार्मोन तो 5 होते हैं जो अलग अलग तरीके होते हैं, ये पादन को पादप टिश्यू बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कॉर्क कैम्बियन। ठीक है दोस्तों, अगले इसके बारे में और जान लेते हैं कॉर्क कैम्बियन से। कॉर्क कैम्बियन पेड़ की एक छाल से बना है। ठीक है दोस्तों, कैम्बियन वनस्पति विज्ञान में एक कैम्बियन एक ऊतक परत है। ठीक है दोस्तों, एक क्या है? ऊतक परत है जो पौधे के विकास के लिए असमान कोशिकाओं को प्रदान करता है। तो एक क्या है? एक कैम्बियन एक ऊतक परत है जो पौधों के विकास के लिए असमान कोशिकाओं को प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, कॉर्क कैम्बियन इसका नाम है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है? तो दोस्तों कौन सी ग्रंथि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है? ए थायराइड ग्रंथि, बी अधिवृक्क ग्रंथि, या सी थाइमस ग्रंथि, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि। इसके बारे में हम और भी जान लेते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रीनल ग्लैंड कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतर स्त्रावी ग्रंथि है। कशेरुकी यानी कि वर्टिवेट्स जो होते हैं, वर्टिवेट्स जो जीव होते हैं उनमें पाई जाने वाली क्या है? ये ग्रंथि है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, जब तनाव होता है उसकी स्थिति में हार्मोन निकालना इसका कार्य होता है। अगली है थायराइड ग्रंथि। यह एक अंतरस्त्रावी ग्रंथि है, स्त्रावी ग्रंथि है। यह मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो थायराइड ग्रंथि के बारे में आपने सुना होगा, ये गले के पास रहती है। तो ये आयोडीन की कमी से ये बढ़ भी जाती है, जिसे हम घेंगा रोग भी बोलते हैं। थाइमस ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। थाइमस ग्रंथि क्या करती है? थाइमस हार्मोन स्रावित करती है। तो जो थाइमस ग्रंथि होती है वो क्या करती है? थाइमस हार्मोन स्रावित करती है, जो शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली में विकास करता है। तो दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी अच्छी होगी उसकी थाइमस ग्रंथि काफ़ी अच्छी काम कर रही होगी। और इस ग्रंथि का क्या होता है, जब जैसे ही आप बूढ़े होते जाते हैं, यानी कि जो आप वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं, तो यह ग्रंथि होती है धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। इससे होता क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, WBC की मात्रा कम हो जाती है, जिस कारण से लोग आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमें जो मतलब वृद्ध अवस्था होती है उसमें हमें अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। और स्टे होम स्टे सेफ, यानी कि घर रहें और सुरक्षित रहें। वैसे देखा जाए तो आजकल घर पे कोई रह नहीं रहा है, सभी लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि घर पे बैठ के काम तो हो नहीं सकता, या पढ़ाई भी है तो पढ़ाई भी नहीं हो सकती बिना कोचिंग के माध्यम से, या कहीं भी आप घर तो रह नहीं सकते। हालांकि लॉकडाउन था उस दौरान आपको घर रहना पड़ा था, लेकिन अब सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और रही बात स्टे होम की, तो स्टे होम तो आप काफ़ी लंबा टाइम आपने घर पर व्यतीत करा होगा। तो दोस्तों अपना जो कंटिन्यू है उसको करें, काम को। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कंटिन्यू करें, किसी काम को करते हैं तो काम कंटिन्यू करें। और दोस्तों मोटिवेट रहें, सेल्फ मोटिवेट रहें, पढ़ाई करें और अपने फ्यूचर को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।